नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। एक विपक्ष की मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की, एक उस दिन जब 141 से ज्यादा विपक्ष के सांसद, 141 है, ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि अभी मालूम नहीं है ना, रोज थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है, सस्पेंड हुए हैं। मैं हूं संसद भवन के बाहर जहां ये सस्पेंशन हुआ। सौरभ था आज पूरे दिन अशोका होटल, जहां पर ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग। एक महत्वपूर्ण बात वहां पर हुई कि ये विपक्ष का गठबंधन क्या करे। ऐसे लग रहा था कि ये बिखर रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन इनको साथ ले आया। तो ये जो सस्पेंशन का साथ था, ये जो सस्पेंडेड मैटर एक साथ आया है, ये कहां तक जाएगा और इन्होंने किस चीज पर सहमति बनाई। एक प्रस्ताव हो गया कि प्रधानमंत्री कौन बने, वो प्रस्ताव दे दिया ममता बनर्जी ने, जिस पर अभी स्वीकृति नहीं भरी है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम उन्होंने दे दिया। एक एक करके इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। सौरभ, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले आप बताएं, आप किस बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो सबसे बड़ी चीज पब्लिक में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी की तरफ से नाम प्रस्तावित किया गया बैठक में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष यानी इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम कैंडिडेट हो। इसका तुरंत समर्थन कर दिया आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन खड़गे ने साफ कर दिया कि उस बात पर वो तैयार नहीं है। पहले चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, सांसद जीत के आए और उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इंडिया अलायंस की तरफ से वो चेहरा कौन होगा। लेकिन जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन पर तीन बिंदु हैं जो बताने बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को। पहला बिंदु जो अभी जो प्रेस रिलीज है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो पास हुआ है कि समूचा विपक्ष इंडिया गठबंधन चाहता है कि ईवीएम को लेकर उनकी जो संशय है उनको उनका एड्रेसल यानी उन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दे। वो चाहते हैं कि वो जो पहले जिस तरीके से चुनाव होता था, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाए। अगर नहीं हो रहा है तो वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल 100% कागज वाली जो स्लिप होती है उसके जरिए कराए जाए, तभी वो मानेंगे। ये रेजोल्यूशन है जो इस वक्त दिखा रहे हैं, ये पहले दूसरा रेजोल्यूशन है। पहला रेजोल्यूशन ईवीएम को लेकर के, दूसरा रेजोल्यूशन है कि जो सारी पार्टीज हैं उन्होंने तय किया है कि जिस तरीके से 142 लगभग सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इसको लेकर के वो साथ है। और जैसा आपने भी कहा संकेत कि ये जो सस्पेंशन है 142 एमपीज का पार्लियामेंट से, वो एक ग्लू की तरह काम करे, यानी एक गोंद की तरह काम करे कि तमाम मैटर्स पे इंडिया लाइन के तमाम विपक्षी दल साथ नहीं रहते, उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी बातें हैं, वो जुदा रहती हैं। तो जो सस्पेंशन 142 एमपी का, उसमें वो साथ है। और इस सस्पेंशन के खिलाफ 22 तारीख को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रदर्शन सभी इंडिया जो गठबंधन है उसके अलायंस के बैनर तले होगा, सभी राज्यों में होगा प्रदर्शन, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ये तो दो रेजोल्यूशन पास किए गए। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, जो जिससे सरकार बनेगी 2024 में या नहीं बनेगी, उसमें तय हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के। जो कुछ सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, इस पर चर्चा हुई कि बीजेपी के सामने 400 से लेकर के 450 सीटों तक सिर्फ एक उम्मीदवार हो, यानी बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या आरएलडी ना हो, एक कैंडिडेट हो विपक्ष का, यानी वन ऑन वन लड़ाई हो, ताकि जो बीजेपी के विरोधी वोट हैं वो बटे ना। ठीक है, जिसमें कोई ये ना कह दे कि ये टीम बी है बीजेपी की, ये टीम सी है बीजेपी की, तो वो वोट बटे ना। जैसे कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सपा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, लेकिन नहीं, इस बार लोकसभा में लगभग 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार हो, वो भी विपक्ष का उम्मीदवार हो, ताकि जो बीजेपी के विपक्षी वोट हैं वो बटे ना। इस बात को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस खुद 275 से 300 सीटें लड़ना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अब विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस 275 से 300 की बजाय 200 से 225 सीटें लड़े जिन राज्यों में, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें राजस्थान, सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी, राजस्थान कांग्रेस बीजेपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस बीजेपी, तो इन राज्यों में तो लड़े, लेकिन बाकी राज्यों में उसे
सहयोगी दलों को थोड़ा आगे करना होगा। तो सहयोगी दल नहीं चाहते कि कांग्रेस 300 सीटें लड़ जाए, सहयोगी दल चाहते हैं कि कांग्रेस 250 सीटों से ऊपर ना जाए, चुनाव ना लड़े। संयोजक, क्योंकि अभी चुना जाना बाकी है, संयोजक के नाम को लेकर के कई नाम चर्चा में है। पहला नाम है उद्धव ठाकरे का, दूसरा ममता बनर्जी और तीसरा नीतीश कुमार का नाम है, जिन पर अभी आम सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर आम सहमति नहीं होती है तो फिर खरगे का नाम आगे किया जाएगा, क्योंकि खरगे कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसके अध्यक्ष हैं। वो दलित भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको वो अनुभव भी है, तो उनका नाम आगे आ सकता है। और लेकिन इस बात पर कोई भी असहमति नहीं है कि एक संयोजक जल्द से जल्द बनाया जाए, और जो संयोजक बनेगा वो सबकी सर्वसम्मति से बनेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम और आप चर्चा करेंगे। जो सिर्फ ये नहीं कहना है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ से सब ये दल मानते हैं, अगर हम मोदी हटाओ कहेंगे, मोदी हटाओ कहेंगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं। जनता के मुद्दों को लेकर के आना है। मोदी बनाम जनता के मुद्दे, वो जनता के मुद्दे महंगाई, वो जनता के मुद्दे बेरोजगारी, जनता के मुद्दे तमाम दूसरे हैं, उन पर चर्चा हो। ये सिर्फ ना कहा जाए मोदी हटाओ, मोदी हटाओ से नहीं बात बनेगी। मोदी बनाम जनता इलेक्शन हो, इसकी रणनीति करनी चाहिए। सनातन जैसे तमाम मुद्दे हैं, जो आपको याद हो, ये इशारा करा जा रहा है डीएमके कि जो सनातन को लेकर के बयान आया था तमिलनाडु में डीएमके के जो नेता हैं उनकी तरफ से, ऐसे मुद्दों से बचा जाए। ये बीजेपी के पाले में खेलने वाले मुद्दे हैं, इस पर चर्चा हुई। यही कहा गया कि लड़ाई मोदी बनाम जनता ही रखी जाए, इसलिए किसी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पहले से ना पेश किया जाए, इस बात पर भी आम सहमति बनी है। जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल को लेकर के भी चर्चा हुई कि जांच एजेंसी जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात हो रही है, इस पर भी एक राय होनी जरूरी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर लेकर के चर्चा हुई। अब जो ये तो बैठक हो गई, अब अगली बैठक जहां तक हमें पता है वो कैलकाटा में होनी है, उसे ममता बनर्जी होस्ट करेंगी। वहां पर सीट शेयरिंग की बातें शुरू होनी चाहिए। और जैसे ये भी बात हुई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपना रुख साफ किया कि इस तरीके से, चाहे वो कमलनाथ हो, वो कह देते हैं अखिलेश कौन है, या बीजेपी या यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, उनका बयान आया हो, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन इंडिया में है तो उनके खिलाफ जो बयान दिए जाते हैं, इससे कांग्रेस को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसे नहीं जाएगा। संकेत की दिल मिले होने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाकर के वो एक समूचे विपक्ष की एकजुटता की बात सामने आएगी। तो अब सीट शेयरिंग की आज एक बैठक हो गई चुनाव के बाद कि हम एक हैं, ये ईवीएम पर हमें लड़ाई करनी है, हमें जो सांसदों के सस्पेंशन वाला मामला उस पर लड़ाई लड़नी है। मोदी हटाओ नहीं कहना है, जनता के मुद्दों को लाकर के उस पर बात करनी है। मोदी हटाओ से बात नहीं बनेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब अगली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी। सहयोगी दल जहां पर हैं, जहां पर जैसे अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है, अगर अलायंस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जहां पर 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, आज उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की बैठक हुई है, उन 48 सीटों पे कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा, शरद पवार भी मीटिंग में शामिल थे। अब सहयोगी दलों से एक लिस्ट मांगी जाएगी, उन लिस्ट को बैठ करके चर्चा होगी। और आज कांग्रेस ने एक अलायंस की कमेटी भी बनाई है, उसमें कई सीनियर नेता हैं जो बाकी जो विपक्षी दल हैं जिनका गठबंधन होना है साथ में राज्य में, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश जैसे नेता शामिल हैं, जिनका काफी अनुभव है, जिसको हेड करेंगे मुकुल वासनिक। तो ये तमाम नेता अब इन विपक्षी दलों से, जो छोटे दल है राज्यों में, उनसे चर्चा करेंगे और अगली बैठक में सीट शेयरिंग की बातें शुरू हो जाएंगी। तो मोटा मोटी यही सारी बातें हैं जो आज इंडिया की गठबंधन बैठक में चर्चा हुई, जिसको लेकर के ये फैसले लिए गए। संकेत सौरभ, यहाँ पर एक अगर विपक्ष के गठबंधन की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा अभी भी एक ये बन सकता है कि जितनी बातें आपने बताई हैं, ये पहले दिन दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, उसके बाद ये चौथी मीटिंग में वो वही बातें घूम घूम के वापस आ रही हैं। हमें एकजुट रहना है, हमें सीटों में वन ऑन वन करना है, हमें मोदी को डायरेक्ट कॉन्टेस्ट नहीं दिखाना है, हमें मुद्दों पर लड़ना है, हमें एक साथ दिखना है। ये एक यूटोपियन एनवायरनमेंट में
तो ऐसे लगता है कि ये सारी बातों पर सहमति है। एक नया ईवीएम का मुद्दा भी आ गया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जैसे ही आप बैठते हैं इसके फाइन ट्यूनिंग पे, वहीं दिक्कत आती है? और वक्त निकला चला जा रहा है, इतने महीनों बाद भी वो फाइन ट्यूनिंग अभी तक नहीं हो पाई है किसी भी एक भी इशू पर। जैसे कोई एक सीट शेयरिंग की बात जहां पर ये बात सॉल्व हो गई हो, क्या समाजवादी कहीं पार्टी नहीं, और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया या कहीं कोई और नहीं, हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को लेकर के देखिए, तो क्या आज हासिल किया? जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे मैं वहां पर मौजूद था। मंच पर कई बड़े नेता नजर नहीं आए। नीतीश कुमार नहीं थे, लालू नहीं थे, उद्धव ठाकरे को जाना था। उद्धव ठाकरे ने 7 बजे अपने घर पर कुछ पत्रकारों को बुला रखा था, वो जल्दी निकल गए, वो नहीं थे। लेकिन नीतीश और लालू नहीं थे। अखिलेश यादव की भी फ्लाइट थी, वो निकल गए थे जल्दी ही। लेकिन ये कई जो नेता वो नदारद नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिर फुटअव्वल होना है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगर सीट पर आपके पास कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट जीतने वाला है, आप लेकर के आए, हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आप हमें कानपुर भी दे दीजिए, आप हमें झांसी भी दे दीजिए, आप हमें गौतम बुद्ध नगर भी दे दीजिए, आप हमें मेरठ भी दे दीजिए, ऐसे नहीं। आप कैंडिडेट लेकर आइए, कैंडिडेट पे हम चर्चा कर लेंगे, सर्वे करा लेंगे, उसके बाद सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। तो अब कांग्रेस को तय करना है कि वो किस राज्य में बड़ा भाई रहना चाहती है। आप उससे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बड़ा भाई वाला कद या बड़ा भाई वाला दर्जा तो नहीं मिलने वाला है बिहार में भी, क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और आरजेडी साथ में है। वहां पर भी, क्योंकि वहां 30 सीटें, अगर मैं संकेत सही हूं, 30 सीटें हैं लगभग, 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो वो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से 110 से 115 सीटें हैं, वहां पर कितना एकजुट होकर के लड़ पाती है पार्टी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को बैक सीट लेनी होगी। तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर के कितनी सीटें कौन लड़ेगा इन बड़े राज्यों में, कोई आम सहमति, कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तो यही जब यही टिकट तो मैं कह कटेंगे रहा हूं। तो फलाने नेता नाराज है, ढिमकाने नेता नाराज है, ये सब बिल्कुल। कुछ होने वाला है। और ये समस्याएं जरा विपक्ष में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अ, हमने देखा कि किस तरीके से एक सत्ता परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गडासा चलने जैसा नेतृत्व बदले गए मुख्यमंत्री के चेहरे पर। लेकिन अभी कम से कम उस तरीके की बगावत दिख नहीं रही है भी तो अभी ढकी हुई है। लेकिन ऐसा आलम विपक्ष में नहीं देखने को मिलता है। अब एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला गया कि हमें बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं बोलना है या कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसमें बीजेपी को एक प्ले मिल जाए, जैसे कि ये सनातन वाला मुद्दा। बहुत सारे विश्लेषक हैं जिनका ये मानना है कि उसकी वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत हद तक फर्क भी पड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि यही इंडिया गठबंधन है जिसने 14 एंकरों की एक सूची निकाली और बाद में ये वही इसी गठबंधन के कमलनाथ हैं जिन्होंने उसी सूची के टीवी एंकरों को इंटरव्यू दे दिया। तो आप खुद ही लिस्ट बनाएंगे, खुद ही उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कॉमन रूप से सब पर लागू हो। क्यों मानेगा कोई भाई? बिल्कुल, देखिए, अब कांग्रेस को भी तय करना है कि उनके जो बड़े नेता हैं, देखिए कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हैं, दोनों ही चुनाव हार गए मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो इनको बैक सीट दे दी जानी चाहिए। और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर कमलनाथ जो थे मध्य प्रदेश के, उनको हटा करके जीतू पटवारी जैसा एक युवा चेहरा कंपैरेटिवली लाया गया है। अब जैसे आपने बात की कि एकता कैसे होगी, पहले कांग्रेस में एकता हो जाए इस बात को लेकर के, तो बात तो आप बात करेंगे कि बाकी जो गठबंधन दल है उनमें एकता कैसे हो। तो अब यही वजह है कि आज ये बात की गई है कि बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई कि हम लोग जो भी मतभेद मनभेद हैं, वो इंडिया की बैठक में करें। इन मतभेदों मनभेदों को अगर हम लोग मीडिया पर या खुले तौर पर जाहिर करेंगे तो संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन एक है ही नहीं और बीजेपी इसी का फायदा उठा रही है। तो आप बीजेपी के लोग तो अभी इत्तेफाक से जहां पर हम खड़े थोड़ी देर पहले हमें कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मिल गई। चारू प्रज्ञा ने मिल गई कि बोले कि अरे सौरभ जी, आप इंडिया लाइन्स की बैठक कवर करके आ रहे हैं। कुछ तो बैठक में निकला नहीं होगा, पर यही बोला होगा, हर बार बोल देते हैं कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा कुछ तय हुआ? तो मैंने कहा नहीं, देखिए अभी तक तो बिल्कुल तय नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एकजुट होकर लड़ेंगे, पर लड़ेंगे फॉर्मूला क्या है? आप जनता के पास किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? जी हाँ, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, पर आपका सोल्यूशन क्या है उसके लिए? न्याय योजना जो पिछली बार लाई कांग्रेस,
क्या उसको आगे लेके जाएंगे, क्या एक कॉमन मैनिफेस्टो बनेगा, और सीट शेयरिंग अगर होगी तो किस तरीके से होगी, फॉर्मूला क्या होगा, अब इस पर अगली बैठक में चर्चा होगी। इसीलिए अब ये 20 दिन जो है वो काफी क्रूशियल है। ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, ये अपनी एक लिस्ट बनाएंगे, तैयारी करेंगे, और आप देखेंगे कि तमाम लोग अगर नहीं आए इंडिया गठबंधन में, एआईएमआईएम नहीं आई गठबंधन में, इधर मायावती तैयार नहीं है गठबंधन में आने के लिए, बीआरएस नहीं है गठबंधन में आने के लिए, तो फिर वहां पर एक कॉमन उम्मीदवार नहीं होगा आपका। वहां पर आप बीजेपी के खिलाफ कई और उम्मीदवार, बीएसपी का उम्मीदवार अलग होगा, उधर तेलंगाना में आईएमआईएम का उम्मीदवार अलग होगा, बीआरएस का उम्मीदवार अलग होगा, वोट कटेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, नवीन पटनायक बीजेडी को कैसे लाया जाए। अभी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं इंडिया लाइन के सामने जिनको चढ़ना है और ऊपर झंडा गाड़ना है, तो बहुत ये राह आसान नहीं है संकेत इंडिया लाइंस के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ कि राह आसान नहीं है, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अभी आपने ये बोला कि एक प्रस्ताव पारित हुआ है, एक रेजोल्यूशन पारित हुआ है ईवीएम के खिलाफ। अब आपको लगता है कि ये ईवीएम जो है, ये विपक्ष ने 2024 में यदि हार जाते हैं तो अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इसको अभी से ही एक आइडिया की तरह फ्लोट कर दिया है, क्योंकि ये ईवीएम तेलंगाना में फॉल्टी क्यों नहीं हो गई, या पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं खराब हो गई, या फिर हिमाचल प्रदेश में ये ईवीएम कैसे एकदम दुरुस्त चलने लगी। ये सब सवाल भी तो पूछे जाएंगे। आपको लगता है कि ये ईवीएम जैसा मुद्दा उठाना ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है कि हार जाएंगे तो, जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर दोष मढ़ अरे दिया। कुछ तो मैं नहीं कह रहा कुछ हूं कि ईवीएम जो है वो खराब नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम अपनी अग्नि परीक्षा कई बार दे चुकी है, पहले भी दे चुकी है। इन्हीं चुनावों में कुछ कुछ जगहों पर कांग्रेस को जिता करके भी दे चुकी है, या विपक्ष के लोगों को। देखिए, तो क्या ईवीएम एक ईवीएम को मशीन है। इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह यूज कर रही है विपक्ष? ईवीएम एक मशीन है संकेत, जिसके खराब होने के चांसेस होते हैं। फ्रिज, गाड़ी सब खराब होता है, तो ईवीएम तो ऐसा नहीं कि भगवान के हाथ से बनाई गई कोई मशीन है जो कभी खराब नहीं होगी। तो भगवान के बनाए हम और आप हैं, हमारी तबीयत खराब होती हो तो ईवीएम है। खैर, बहरहाल ये अलग बात है। लेकिन ईवीएम जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गए। अब कार्यकर्ता कुछ तो कहेगा कि ईवीएम खराब है, नहीं है, पार्टी आला कमान कुछ तो फॉर्डर देगी, कुछ तो चारा देगी। और ईवीएम को लेकर के तमाम शक और शुबा अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ ईवीएम को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना लेना, ये बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत मेरा सवाल इसी तार्किक से जुड़ा बात है। हुआ है सौरभ, ये जनता बिल्कुल, में मैं क्लिक भी करेगा या नहीं? ये बोल देना कि मुझे ईवीएम लगता ईवीएम नहीं है। ईवीएम। ये कार्यकर्ताओं के लिए है, ये कार्यकर्ताओं के लिए है बात, जनता के लिए नहीं है। ये कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाली बात है। मुझे नहीं लगता है कि इसके जरिए कोई जनता में संदेश जाएगा। तो फिलहाल ये बहुत मुझे लगता है कि आगे देखना होगा कि ईवीएम के मुद्दे को, ये रेजोल्यूशन पास कर दिया अलग बात है। अब ईवीएम का मुद्दा उठाना कैसे है, सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो सब करेंगे तो लगेगा कि नहीं, ईवीएम का मुद्दा ये लोग गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन एक एक सुर्रा भी तो छोड़ना होता है, तो शायद ये सुर्रा ही छोड़ने वाली बात थी संकेत। जी, सौरभ शुक्ला, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये है कि आगे जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो कि इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग और चौथी मीटिंग के बाद भी वैसे की वैसी ही बनी हुई है, इसका निवारण या इसका समाधान किस तरीके से ढूंढा जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर के जो निटिग्रिटीज होती है, जो फाइन प्रिंट होता है, उस पर आप डिफरेंसेस अपने आयरन आउट कैसे करेंगे, वहीं तो सबसे बड़ी समस्या है। और फिर आप एकजुट होने की जो बात कर रहे हैं, वो आप कैसे पूरी करेंगे, और आपका मुख्य रूप से मुद्दा क्या होगा। एक और जाते जाते आखिरी बात, क्योंकि यहां पर मोदी के खिलाफ एक चेहरे को प्रस्तुत करने की भी आज बात हुई, और ये मैं समझता हूं कि इन चार मीटिंग में ये एक पहली बार हुआ है इस तरीके की बात की एक चेहरा वो कौन हो, और प्रस्ताव गिर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे। वो प्रस्ताव गिर गया संकेत। वो प्रस्ताव गिर गया। एक जो थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट हुई, वो प्रस्ताव गिर गया। वो ये था कि मोदी वर्सेस हु, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, वो प्रस्ताव गिर गया। खड़गे तो जी ने कहा पहले कितनी कुछ तो जीत ले हम लोग, बाद में देखेंगे, पहले सरकार तो बने। तो तो कितनी बात आगे जाएगी, और कितनी ये एक वैसी बस हो गई जो आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है सवारी चढ़ाने के लिए। अब कितने सवारी इसमें चढ़ेंगे और कहां तक गाड़ी आगे जाएगी, ये हम भी देखेंगे, सौरभ शुक्ला भी देखेंगे, और इस पर रिपोर्टिंग भी करते रहेंगे। द रेड माइक के इस कार्यक्रम में और इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।